Evening, everyone. This is the third lecture of Indian Evidence Act. थोड़ा सा सीरियस होके इसको खींचते हैं. एक्सरसाइज एक थोड़ा सा ना क्या करता है, रिलैक्स कर देता है, लेकिन द एविडेंस जिसमें हम लोग चल रहे हैं, हमने लास्ट क्लास में कुछ सवालों के जवाब दिए थे. जैसे कुछ सवाल जो थे जो स्टार्ट हुए थे किससे, वोट से. सबसे पहले हमने कौन सा पढ़ा सर? वोट का सबसे पहले कौन सा सवाल था? वोट नीड what facts इसमें हमने दो फैक्ट्स बताए थे आपको, रिलेवेंट फैक्ट एंड सुसंगत तथ्य और विवादक तथ्य. दो फैक्ट्स मैंने आपको बताया था कि कौन से तथ्य जिनको साबित किए जाना आवश्यक है. दूसरा सवाल मैंने बताया था, व्हाट फैक्ट्स नीड नॉट नेक्स्ट सवाल ठीक है, दो ही सवाल थे सिर्फ, है ना. आज हम जो समझेंगे वो है एविडेंस में. सबसे पहले सवाल है सर कि किसी भी फैक्ट को प्रूव कौन करेगा. सबसे पहले सवाल क्या है, हु विल प्रूव द फैक्ट्स. कौन तथ्यों को साबित करेगा, कौन तथ्यों को साबित करेगा. अब इसका जो जवाब है, इसका जवाब लिखिए, लिखिए प्लीज इसका जवाब तथ्यों को कौन साबित करेगा. क्वेश्चन डाल लीजिए प्लीज, तथ्यों को कौन साबित करेगा. जवाब लिखिए इसका. चलो लिखिए, द पार्टी हु हैज बर्डन ऑफ प्रूफ, द पार्टी हु हैज बर्डन ऑफ प्रूफ, द पार्टी हु हैज बर्डन ऑफ प्रूफ, he will prove the facts, he will prove the facts. वो पक्षकार जिस पर सबूत का भार होगा, वह पक्षकार जिस पर सबूत का भार होगा, वह पक्षकार जिस पर सबूत का भार होगा वह तथ्य साबित करेगा. वह पक्षकार जिस पर सबूत का भार होगा वो तथ्य साबित करेगा. द पार्टी हु हैज बर्डन ऑफ प्रूफ विल प्रूव द फैक्ट्स. सेकंड पॉइंट लिखिए सर, सेकंड पॉइंट लिखिए. At the time burden of proof, at the time, जब इस लिखिए at time burden of proof shifts from one party to other party. At time burden of proof shifts from one party to other party, one party to other party, due to some presumptions, due to some presumptions, due to some presumptions, due to some presumptions. लिखिए कहीं बार, सेकंड पॉइंट लिखिए, कहीं बार सबूत का भार, कहीं बार सबूत का भार एक पक्षकार से दूसरे पक्षकार की तरफ चला जाता है. कई बार सबूत का भार एक पक्षकार से दूसरे पक्षकार की तरफ चला जाता है क्योंकि कुछ उपधारणाएं ऐसा करती है, क्योंकि कुछ उपधारणाएं ऐसा करती है. ठीक है. अब जो फर्स्ट पॉइंट लिखा है ना मैं अपने, उसके ब्रैकेट में लिखिए सेक्शन 101 से लेकर 106, क्योंकि सारा का सारा बर्डन ऑफ प्रूफ कहाँ दिया हुआ है सर, कहाँ दिया हुआ है. जिसके पास बर्डन ऑफ प्रूफ है वो प्रूव करेगा 101 से लेकर 106. इंडियन एविडेंस एक्ट फर्स्ट पॉइंट में लिखना है सेक्शन 101 से लेकर 106. सेकंड पॉइंट में लिखिए सर. अब कुछ प्रिजम्पशंस होते हैं, मैं आपको अभी बताता हूँ सर. एक प्रिजम्पशंस होता है बर्डन ऑफ प्रूफ, सबूत का भार, और एक प्रिजम्पशन होता है सर, होते प्रिजम्पशन दोनों ही है, लेकिन एक प्रिजम्पशन जो होते हैं, कुछ प्रिजम्पशंस ऐसे होते हैं
थोड़ा सा इसको अलग तरह से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। दो तरह की उदाहरण होती है सर। एक होती है प्रेजेंशन ऑफ फैक्ट, तथ्यों की उपधारणा, और एक होती है प्रेजेंशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। दस्तावेजों की उपधारणा। इंपोर्टेंट क्या है हमारे लिए? हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। इससे इतना सवाल नहीं आते, तो आते तो भी ऐसा आता है कि आप हैंडल कर लोगे, ऐसे सवाल आते हैं। वो कंसेप्चुअल चीज नहीं है यहाँ पे कोई। ये कौन से प्रोविजंस होते हैं सर? ठीक है, और ये कौन से होते हैं सर? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मेंस का वहां से सवाल फंसता नहीं है। और जो एक दो सेक्शंस काम के वो मैं करवाऊंगा तो सब कुछ ही, लेकिन स्पेशल एम्फेसिस होता है ना वो उस पर एक दो सेक्शन उधर, लेकिन ये पूरा पार्ट इंपॉर्टेंट है। अब सवाल स्टार्ट होता है हाउ से। हाउ ए फैक्ट विल बी प्रूव्ड, हाउ ए फैक्ट विल बी प्रूव्ड, कैसे किसी तथ्य को साबित किया जाएगा। कैसे किसी तथ्य को साबित किया जाएगा, हाउ ए फैक्ट विल बी प्रूव्ड। कैसे किया जाएगा सर तथ्य को साबित? बताइए मुझे। कोई फैक्ट मेरे को प्रूव करना है, कैसे करूंगा मैं कोई भी फैक्ट को प्रूव? एविडेंस से करूंगा, इन द फॉर्म ऑफ प्राइमरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस। इससे करेंगे सर। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ओरल एविडेंस, दो तरह के एविडेंस होते हैं। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ओरल एविडेंस, दस्तावेजी साक्ष्य, और ये मौखिक साक्ष्य। दस्तावेजी साक्ष्य, मौखिक साक्ष्य, ये कहां से कहां तक दिए हुए हैं सर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अपने? और ओरल एविडेंसेस कहां से कहां तक दिए हुए हैं सर? 60 तो है ही, लेकिन 60 है भी नहीं टेक्निकली। ओरल एविडेंस क्या बोलता 60 में? एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट है, वो ओरल एविडेंस की बात कहां कर रहा है? एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट की बात कर रहा है वो। एवरी फैक्ट शेल बी प्रूव्ड बाय द ओरल एविडेंस एक्सेप्ट डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस, ये जो बात करता है 60। लेकिन 60 तो एक बेसिक प्रोविजन है, वो तो एक एनेबलिंग प्रोविजन है, मतलब उसमें तो दिया हुआ है, लेकिन उसके अलावा कहां दिया हुआ? 60 किसी फैक्ट को प्रूव नहीं कर रहा है, जैसे ये बाकी सारे फैक्ट्स कर रहे हैं ना सर प्रूव। हाँ जी, कहां दिए हुए हैं? पूरा एससीपी, पूरा एविडेंस ही यही है सर। नहीं है, बताइए। लॉफुल क्वेश्चन, लॉफुल एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन, होस्टल विटनेस, कॉन्ट्राडिक्शन, कोरोबरेशन, पूरा ही मौखिक है तो सारा ही, पूरा एविडेंस ही पीछे का वही है। इसके बारे में कोई बात नहीं करता, ओरल एविडेंस इधर भी है, कि ओरल एविडेंस है सारे, अगर आप समझेंगे तो इनको। और कहां दिए हुए सर? सारे भी ओरल एविडेंस ही है।
कि समझ तभी पाओगे जब धीरे धीरे मैं पढ़ाऊंगा। देखो मैं पढ़ाऊंगा तो सही, जिन बच्चों ने हल्का हल्का एविडेंस पढ़ा हुआ है ना उनको भी समझ में आ रहा होगा, लेकिन एविडेंस असली क्या है वो मैं पढ़ाऊंगा। ये बस एक बहुत बेसिक इंट्रोडक्टरी क्लास हमारी चल रही है। लेकिन आप इतना समझिए कि फैक्ट को जब प्रूव करते हैं तो दो तरीकों से करते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ओरल एविडेंस। डॉक्यूमेंट सारे यहाँ कवर हो जाते हैं, लेकिन कोर्ट में सिर्फ डॉक्यूमेंट ही चलने जरूरी नहीं है ना, आई विटनेस भी तो होता है। उसका एविडेंस कहाँ जा रहा है? कोऑपरेशन के लिए 157। अगर आई विटनेस से कुछ गलत बोला है, पुलिस में कुछ और बोला था, कोर्ट में गलत कुछ बयान बदल रहा है, तो हॉस्टल विटनेस, कॉन्ट्राडिक्शन 145, 154। लॉफुल क्वेश्चन पूछ रहा है, लॉफुल क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन सेक्शन है? लॉफुल क्वेश्चंस 146, लीडिंग क्वेश्चन 141। सारे सवाल जो यहीं पे कवर हो रहे हैं, और सारे को डॉक्यूमेंट्री नहीं दे रहा है, सब ओरल चल रहा है। चीजों को ना बहुत कभी कभी क्या करते हैं ना, एविडेंस को हम समझते हैं कि वो इतना इतना अच्छा सब्जेक्ट है कि हमें आता है, और हम इसको इतना बिल्कुल पास लाके पढ़ते हैं। हम एविडेंस की वो बातें नहीं समझ पाते जो हमें समझनी चाहिए। पूरा चेंज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, नया आएगा नया पढ़ा देंगे, अपने कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। बॉन्डिंग बेच में तो आएगा ही ना फाउंडेशन में। अभी तो एपीओ के लिए 40 क्लास पढ़ा रहे हैं, उस वाले बेच में तो 70-80 क्लास है। इनिशियली 4-5-6 क्लास बेसिक, और फिर स्टार्ट लिखवाना। अगर लिखवाएंगे तो फिर रुकेंगे नहीं। लिखिए आगे क्या, एक चौथा टॉपिक और है इसमें। ये सर ये थर्ड है ना, थर्ड ही तो है ये। सबसे पहले हु, सबसे पहले क्या था? व्हाट, फिर हु, और अब क्या है? हाउ। चौथा पॉइंट और है इसका, वो होता है अपना चौथा पॉइंट क्या है सर? स्टॉपल। इसको भी समझना पड़ेगा थोड़ा सा। दिस इज फोर्थ आई बिलीव। स्टॉपल, विबंध। कहाँ दिया हुआ विबंध? लास्ट सेक्शन 1। एविडेंस मोटा मोटा ये है। अब इसमें मैंने रिलेवेंट फैक्ट्स नहीं डाले हैं, क्योंकि वो पार्टी को प्रूव नहीं करना है रिलेवेंट फैक्ट। वो तो कोर्ट देखेगा कि वो रिलेवेंट है या नहीं। अरे कोर्ट चेक करेगा ना कि तथ्य सुसंगत है या नहीं है, और पार्टी साबित भी करेगी तो पार्टी करती रहेगी साबित अपने रिलेवेंट फैक्ट को। हम आगे चलते हैं। पोडियम छोटा बन लगता है मुझे, ये इसमें थोड़ा और 10 चीजें रखने की इच्छा है। निकालिए डेफिनेशन फैक्ट की। चलिए बैरक बैरक उठाते हैं, ये एक्ट स्टार्ट करते हैं और इसको बताते हैं। बताना मतलब होता है एंड, टू एंड दिस बैरक। क्या बोल रहे हैं? आपको जो ठीक लगता है वो करेगा। आपकी जो इच्छा है वो कीजिए, मैं तो अब कुछ कह ही नहीं रहा। मैं कुछ कह रहा हूँ तो आप ना ऐसे कहना कि हाँ सर आपने कुछ की थी। मैं तो कुछ नहीं कह रहा। मेरा बैलेट कोई छेड़ा है यहाँ से। जी चलिए निकालिए डेफिनेशन फैक्ट की। क्या होता है फैक्ट, थोड़ा समझते हैं इसे। वैसे मेरे बैलेट में कॉपी में पूरा लिखा भी हुआ है, हमें नोट्स बनाने की एक आदत थी। उनको अगर ग्रीन पेन दिखाई दे रहा है इधर से, दिख रहा है ग्रीन पेन? ये बैरेट इसमें बैरेट लिखते थे। कुछ बढ़िया कंसेप्ट लगता था तो उसमें रेड पेन से लिखते थे। बस जिंदगी में एक ही आदत अच्छी रही नोट्स बनाने की, जो अब हेल्प कर रही है भविष्य में। बाकी नोट्स भी नहीं बने तो कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। ठीक है ना? नोट्स की जरूरत उनसे पड़ती है
जो नोट्स, अब मैं कभी भी नोट्स क्लास में ऐसे ट्रांसलेट करके लिख के नहीं लाता, मेरी एक आदत है। और मैंने आदत हमेशा सोची, जब से मैंने क्लास में लूंगा, कभी भी क्लास में नोट्स लेके नहीं, मतलब ऐसे जाके नोट्स को ट्रांसलेट करके या नोट्स में लिखवाना क्या है वो नहीं कभी। तो उसमें क्या होता है ना सर, जब भी आप एक ही टॉपिक को दोबारा पढ़ाते हैं, जैसे ये टॉपिक अपन यहाँ पढ़ रहे हैं ना एपीओ में, ये टॉपिक मैं जब एविडेंस में पढ़ाऊंगा मॉर्निंग बैच में, तो इसी टॉपिक को मैं, इसी सब्जेक्ट को मैं अलग तरीके से पढ़ाऊंगा। मतलब मैं एक ही सब्जेक्ट आपको 4 अलग डिफरेंट तरीकों से पढ़ा सकता हूँ। अगर मैं नोट्स डिक्टेट कराऊंगा तो मैं उन्हीं नोट्स के अकॉर्डिंग तुम्हें पढ़ाऊंगा। अगर मैं खुद के नोट्स बना के लेके आऊंगा तो नोट्स है मेरे पास, लेकिन मैं लिखता नहीं अब कुछ भी नोट्स में, लिख दिया वो बस वही नोट्स है मेरे। अब फैक्ट क्या होता है वो सुनिए, और बस सर अब समझने की कोशिश करना। आप बुक्स बंद बंद कर दीजिए। एविडेंस का सबसे पहली चीज है फैक्ट। बंद कर दो बुक्स मत खोलो, बंद कर दीजिए। हाँ मैं सही में बोल रहा हूँ, बंद कर दीजिए और इधर फोकस रखना, कुछ लिखना मत, कुछ देखना मत। मैं आज पूरा एविडेंस का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक समझा रहा हूँ। चलिए, कोड की डेफिनेशन है, पहले कोड की डेफिनेशन से शुरू कर देते हैं। चलो, जी देखिए, कोर्ट क्या क्या बोल रहा है कि कोर्ट के अंदर सर क्या कौन कौन आएगा? जजेस, मजिस्ट्रेट और वो सारे पर्सन आएंगे। कौन नहीं आएगा? आर्बिट्रेटर और लीगली ऑथोराइज टू टेक एविडेंसेस। कौन लीगली ऑथोराइज है एविडेंस को लेने के लिए? एविडेंसेस को लेने के लिए कौन लीगली ऑथोराइज है? डेफिनेशन को ब्रेकअप करो। ये जो कह रहा है ना, लीगली ऑथोराइज टू टेक एविडेंसेस, जो भी पर्सन लीगली ऑथोराइज है एविडेंस लेने के लिए, उसको भी आप क्या कहोगे? कोर्ट। कौन कौन होता है सर? जज, मजिस्ट्रेट, ऑल पर्सन। ऑल पर्सन में वो पर्सन जो कि ऑल पर्सन में एक्सेप्ट कर दिया आर्बिट्रेटर, ये नहीं होता इंक्लूड। मुद्दे की बातें समझिए, जहां पे भी एक शब्द जुड़ा रहे, जहां पे भी शब्द मिले ना आपको, जहां पे भी आपको इंक्लूड्स मिले, क्या मिले? इंक्लूड्स। इसका मतलब क्या होता है सर, वो सुनिए। जहां पे भी इंक्लूड्स लिखा हो, इसका मतलब ये होता है द डेफिनेशन इज नॉट एग्जॉस्टिव। मतलब ये जो परिभाषा दी हुई है कोर्ट की, ये संपूर्ण परिभाषा नहीं है, इसके अलावा भी परिभाषा हो सकती है। मतलब इसमें और भी शब्द जुड़ सकते हैं। कल को बोल दे कि जो पंचायत होती है वो भी कोर्ट है, दे सकते कि कोर्ट किसी को भी स्टेटस दे सकती ना। तो ये डेफिनेशन पूरी नहीं है, बस इतना समझिए, इसमें इतना सा समझने की बात है कि, लेकिन हम इस चीज के लिए यहाँ नहीं आए। हम किस चीज के लिए आए सर? फैक्ट के लिए। फैक्ट मीन्स एंड इंक्लूड्स, फिर से इंक्लूड, मतलब द डेफिनेशन इज नॉट एग्जॉस्टिव, और चीजें बढ़ सकती है ना। मीन्स एंड इंक्लूड्स एनीथिंग, means and includes anything, state of things, relation of things capable of being pursued by senses। फैक्ट दो तरह के होते हैं। जब भी कोई तथ्य होता है, कोई फैक्ट है, ये दो तरह के होते हैं। एक होते हैं सर फिजिकल फैक्ट,
शारीरिक तथ्य जो कि आप शरीर के अंगों से महसूस करते हो। एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग, रिलेशन ऑफ थिंग, क्या है ये? एनीथिंग, एनीथिंग, रिलेशन ऑफ थिंग, स्टेट ऑफ थिंग्स, ये क्या होता है? तो क्या है ये चीज? यहाँ पे एनीथिंग का क्या मतलब है? एनीथिंग का मतलब वो है सर कि कोई भी चीज जिसको हम फिजिकली टच कर सकते हैं, ये एक फैक्ट है। मैंने बुक पकड़ी, मैंने बुक छुई, मैंने इस बैलेट को रखा, दिस इज एनीथिंग। दूसरी बात, जहां ये कह रहा है जिसको भी हम फिजिकली महसूस कर सकते हैं, जैसे मैं अपने हाथ को महसूस कर पा रहा हूँ, दिस इज एनीथिंग। अंधेरा बहुत है, घर में कोई और है या नहीं पता नहीं था, आदमी ने बत्ती जलाई नहीं, वो मोमबत्ती ढूंढ रहा था, तभी उसकी किसी की नाक ऐसे हो गई, दिस इज एनीथिंग। तो ये फैक्ट है, उसने फिजिकली महसूस किया है। दूसरा शब्द स्टेट ऑफ थिंग्स। कभी कभी क्या होता है ना सर, कभी कभी क्या होता है, इतिहास अपने आप को दोहराता है, मतलब हिस्ट्री खुद को रिपीट करती है। जैसे जैसे सूरज पूर्व से उगता है, पश्चिम में अस्त होता है। जैसे ट्रैफिक सिग्नल पर लाइट रुकती है, जैसे ट्रेन चलती है तब एसी वाली आवाज आती है, ट्रेन जब चलती है तो हल्का 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 एसी वाली आवाज भी आती है। या फिर आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो तो बच्चों का रोना, लोगों का झगड़ना, ये एक स्टेट ऑफ थिंग्स है। जो चीजें आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है। निकालिए बैरेक्ट, बैरेक्ट निकालिए। तो कोई भी चीज जो कि आपस में जुड़ी रहे या उनका रिपीटेशन हो, तो वो क्या कहलाती है सर? स्टेट ऑफ थिंग्स। इलस्ट्रेशन पढ़िए, दैट देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्ट्स अरेंज इन अ सर्टेन प्लेस इन अ सर्टेन सर्टेन ऑर्डर, और सर्टेन प्लेस में उनको रखा गया है। तो ये क्या है सर? स्टेट ऑफ थिंग्स। हिंदी में मैं पढ़ देता हूँ, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी। सर जब भी कोई चीज को उसकी पुनरावृत्ति होती है या उसको दोहराया जाता है, दोहराना या पुनरावृत्ति होना, तो वो क्या होता है? स्टेट ऑफ थिंग। तो सूरज पूरब से उगता है, पश्चिम में ढल जाता है। जैसे मान लीजिए घर में चोरी हुई और चोर आए और उन्होंने ज्यादा उठापटक नहीं करी सामानों की, आप बहुत माइन्यूटली अगर देखोगे तो जो स्टेट ऑफ थिंग्स है उनको छेड़ा हुआ है। जैसे पुराने जमाने में फोन आया करता था ना, लाइन वाला, तो किसी ने फोन को ऐसे रखने की जगह ऐसे रख दिया तो समझ जाते थे ना कि घर के बड़े बुजुर्ग भी किसी ने फोन छेड़ा है। अब अगर मेरी बात समझ पा रहे हैं तो, अरे लाइन वाला फोन नहीं था, 10 मिनट घंटे नंबर लगाते थे, उसको अगर ऐसे रखते थे तभी वो काम करता था। लेकिन अगर ऐसे रखोगे तो भी काम करेगा, लेकिन किसी ने अगर उसको पलटा के रख दिया है, अरे लाइन वाले फोन को इनमें से नंबर लगाते थे, अरे अपना जो टेलीफोन आता था यार, हाँ, उसको किसी ने अगर ऐसे उल्टा रख दिया तो समझ जाते थे घर वाले कि किसी ने छेड़ा है इसको। समझ में आ रही है? तो कुछ चीजें स्टेट ऑफ थिंग्स में होती है। तुम्हारे घर में, किसी घर में चोरी हुई, टचवुड कि तुम्हारे घर में ना हो, किसी के घर में चोरी हुई, बहुत मेटिकुलसली ऑब्जर्व करने के बाद में पता लगा कि यार घर ऐसा नहीं था, और अलमारी का जो कुंडी थी वो ऊपर थी जब मैं गई थी इसको पूरा बंद करके, अभी डाउन है। समझ में आ रही है? लॉकर बंद था, ये खुला हुआ है। तो ये जो चीजें बनी है, जो जिनकी पुनरावृत्ति होती है हर दिन, एक आदमी आता है अपने घर में, आता है रोज शाम को आता है, अब मेरा रूटीन फिक्स है, कोई मेरे को कोई मेरी रेकी करना चाहे तो कर ले रेकी। सबको पता है 7 बजे निकलता हूँ घर से, यहाँ चाय पीता हूँ, यहाँ आता हूँ, फिर यहाँ जाता हूँ, वहां जाता हूँ।
मेरी लाइफ एक स्टेट ऑफ थिंग है। घर जाऊंगा मैं, शूज को अपने जहाँ रखना है वहीं रखूंगा, जहाँ जहाँ पे भी अपनी ड्रेस रखनी वहां रखूंगा। मेरी चीजें फिक्स है। अगर उनको कोई छेड़ देगा तो मुझे 2 मिनट पता लग जाएगा कि यार ये चीज यहाँ थी, ये यहाँ से किसने हटा दी। इसको क्या बोलते हैं सर हम लोग? स्टेट ऑफ थिंग्स। अब लास्ट है सर रिलेशन ऑफ थिंग। ये आप बताइए मुझे क्या होता है रिलेशन ऑफ थिंग? क्या होता है सर रिलेशन ऑफ थिंग? देखिए अगर हिंदी में पढ़ेंगे तो हिंदी में तो बहुत ही आसान तरीके से दिया हुआ है। हिंदी में क्या बोल रहे हैं इसको? कि ऐसी कोई वस्तु कोमा वस्तु की अवस्था, अवस्था से पता लग रहा है ना कि आपको सर वो पर्टिकुलर अवस्था की बात कर रहा है, या वस्तु का संबंध। रिलेशन ऑफ थिंग का मतलब क्या? कोर्ट में केस हाँ हाँ कैसे बताओगे? कुछ डॉक्यूमेंट से प्रूव करोगे कि देखो सर, ये देखो इनके बीच में केस चल रहा था, ये देखो सर कोर्ट की कॉपी। यस, रिलेशन ऑफ थिंग। मान लीजिए कोर्ट में केस चल रहा है कि ये इसकी हस्बैंड है, इसका वाइफ है, मतलब कौन किसकी हस्बैंड है कौन इसका वाइफ है पता नहीं चल रहा है। उसने मेरी सर्टिफिकेट दिया तो रिलेशन ऑफ थिंग बताया उस डॉक्यूमेंट ने, बताया नहीं बताया? दो तरह के फैक्ट्स होते हैं, एक फिजिकल फैक्ट्स। फिजिकल फैक्ट्स में क्या जाता है सर? एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग और रिलेशन ऑफ थिंग। जैसे डीएनए सैंपल करवाया किसी का लेजिटिमेसी के लिए, पेटर्निटी के लिए, कि हु इज द एक्चुअल फादर। अमेरिका में तो एक शो भी आता है अगर तुम्हें पता हो तो, आई डोंट नो तुम लोग देखते हो नहीं देखते। यूएस में एक शो आता है इसका, उसमें पेटर्निटी का एक शो भी बना दिया यूएस वालों ने। उसमें एक हाँ 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 एक ब्लैक कहना गलत है, लैटिन अमेरिकन या फिर जो भी आप कहोगे उसको, ब्लैक मत कहिए, क्या कहेंगे फिर? आप बताओ क्या कहेंगे फिर? हाँ, डार्क कॉम्प्लेक्स बोल दो फिर आप। ये और वो है क्या, क्या बोला जाए? वो तो वुमन है ना। ठीक है, तो जनरली एक शो आता है वहां पे, उसमें एक एपिसोड में क्या हुआ, वो वुमन ऐसे कहती है कि मेरे को पता है ये बच्चा इसी का है, ये बच्चे को मान नहीं रहा है। जो अमीर एक आदमी होता है कि बच्चा इसी का, ये मान नहीं रहा है, ये बच्चा इसी का है, और मैं प्रूव कर दूंगी, अभी डीएनए रिपोर्ट आएगी कोर्ट के सामने, सबको पता लगेगा कि ये बच्चा इसी का है। जब डीएनए रिपोर्ट आती है तो पता लगता है कि उसका एक ड्राइवर था, उसका बच्चा रहता है, और सबके सामने सब लोग हंस रहे हैं। और मैंने क्या ये अमेरिकन शो बनाते हैं? तो जो भी वो शो बना रहे हैं, उस शो के अंदर जो सर्टिफिकेट के अंदर जो दिखा रहे हैं, वो सब क्या है सर? वो सब क्या है? रिलेशन ऑफ थिंग, एक संबंध जो बता रहे हो आप। मैं बहुत प्रिसाइसली बात करूं इस पूरे सेक्शन के बारे में, तो फैक्ट होते हैं सर फिजिकल फैक्ट, और एक होता है सर साइकोलॉजिकल फैक्ट। दो तरह के फैक्ट होते हैं, फिजिकल फैक्ट, साइकोलॉजिकल फैक्ट। फिजिकल फैक्ट के अंदर कौन कौन से फैक्ट आते हैं सर? एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग और रिलेशन ऑफ थिंग। दूसरा आता है सर साइकोलॉजिकल फैक्ट कह दो या फिर आप मेंटल फैक्ट कह दो। इसमें सिर्फ एक बात लिखते हैं, सुनना सर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ये आपको काठी कोलू ओगढ़ और आपको काठी कोलू ओगढ़ में भी ये बात मिलेगी, और अभी लिखा है जजमेंट मैंने, देवमोहन उपाध्याय के अंदर भी मिलेगी।
देवमन उपाध्याय के अंदर में मिलेगी। देवमन उपाध्याय और घाटी कोलू ओगड़ दोनों के अंदर ये बात बोली हुई है। हम ये बात समझ रहे हैं, हम पढ़ फैक्ट की डेफिनेशन रहे, लेकिन मैं तुमको पढ़ा दूंगा, सेक्शन 27 का कुछ पार्ट। सेक्शन 27 जो एविडेंस है ना, उसको थोड़ा सा अभी पढ़ेंगे हल्का सा। अब बस इधर फोकस कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए, तो बिल्कुल थोड़ा सीरियस हो जाइएगा। फिजिकल फैक्ट, मेंटल फैक्ट जिसको हम कहते हैं, इसके बारे में एक बात होती है कि मेंटल एक्सपेक्ट होता है, और इसमें जो बात हम कह रहे हैं वो बात क्या है सर? एनी मेंटल कंडीशन, क्या बोल रहा है? एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच पर्सन इस डेरिवेटिव में क्या लिखा हुआ है? कैपेबल ऑफ बीइंग परस्यूड बाय द सेंसेस। अभी क्या होता है सेंसेस? और सेकंड पॉइंट देखिए इसका एक बार, any mental condition of which any person is conscious. Any mental condition of which person is conscious. इंसान के दो तरह के माइंड होते हैं, एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है अनकॉन्शियस माइंड, या सब कॉन्शियस भी कहते हैं बहुत से लोग, सब कॉन्शियस या फिर कॉन्शियस माइंड। दो तरह का दिमाग होता है सर, सब कॉन्शियस और कॉन्शियस, जिसको हम मेंटल फैक्ट भी कहते हैं। बस मैं इसको हिंदी में देख लेता हूँ क्या कहते हैं हिंदी में हम लोग सब कॉन्शियस और कॉन्शियस को। एक सेकंड, अवचेतन। हाँ, अब मेरे को चेतन अवचेतन पता था, अब मेरे को अवचेतन। अवचेतन और चेतन। जनरली क्या होता है सर, आप नार्को टेस्ट कर लो, ब्रेन मैपिंग टेस्ट कर लो, या कोई सा भी टेस्ट कर लो, सबको कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपसे? अपने माइंड का 90 to 95% जो पार्ट होता है ना सर, वो सिर्फ सबकॉन्शियस अवचेतन से बना हुआ है। हम मेंटली इस चीजों को बता नहीं पाते, माइंड रिस्ट्रिक्ट करता है हमारा। हम सिर्फ 5% जो चीजें हैं हम वो बता सकते हैं और उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसका एग्जांपल देता हूं मैं आपको। ये मेंटल फैक्ट क्यों होता है उसको भी समझिए सर। ये जो कॉन्शियस माइंड होता है ये आपको गाइड करता है, आपकी इंटेंशन, आपकी नॉलेज, आपका एक्ट, आपका गुड फेथ, मेलाफाइड, डिसऑनेस्ट, रीजन टू बिलीव, कपटपूर्ण, दुराशय से, या फिर आप या फिर कोई सा भी आशय ले लो, या फिर हर जो चीज, हर मेंटल एलिमेंट यहां से जुड़ा होता है। अब समझना, मेनली जो एग्जामिनेशन जब होता है और कोई फैक्ट हमें चाहिए होता है, इसकी जरूरत कहां पड़ती है समझना। एक सेकेंड, देयर इज सम अर्जेंट कॉल। हेलो 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 सर, मैं एक नंबर देता हूँ आपको, आप उस पर बात करना, मेरी क्लास चल रही है, ठीक है? वो आपको गाइड करेंगे जी। एक बार नया मैम का नंबर बोलो। बोलना। मेरे को याद करना है नंबर अभी। हाँ, जैसे मत देखो। 8290 24। एक बार वो कंप्यूटर वाले को नंबर दिया आपका, पापू फोन करेगा। बहुत कॉल ड्रॉप हो रहे हैं आजकल जियो में, तुम्हारी भी हो रही है क्या? बहुत बहुत इरिटेट कर रहा है इसे।
उठाओ यार। हेलो, एक बार नंबर दिया है कंप्यूटर वाले को, फोन करेगा आपको, ठीक है? हाँ सुनिए, मैं फोन को ऑफ कर देता हूँ। अब सुनिएगा शांति से बात। दो तरह के माइंड होते हैं सर, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। इंफॉर्मेशन जो आदमी की रहती है पूरी, वो रहती है सर आपकी कॉन्शियस माइंड में। सबकॉन्शियस माइंड में आधी चीजें जो होती है वो उधर की चलती रहती है। ये किसी को नहीं चाहिए, कोर्ट इसको नहीं मांगता कि आप ये वाली इन्फॉर्मेशन दो, और आप इसको वापस निकाल नहीं सकते। एक हिडन इन्फॉर्मेशन होती है आपके माइंड की। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है, आप चाहते हो कुछ इन्फॉर्मेशन को अपने कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस में भेजना। जैसे किसी ने आदमी ने ऑफेंस किया है, आदमी हथियार छुपा रहा है, सब कुछ कर रहा है, और वो सोच रहा है कि मेरी इन्फॉर्मेशन कहाँ चली जाए, कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में चली जाए, और ये जो क्राइम हुआ है इसका कभी किसी को पता ना लगे। अब मान लीजिए जिसने क्राइम किया उसको पकड़ लिया पुलिस ने, बोले मर्डर का वेपन कहाँ है। वो जो इन्फॉर्मेशन है, जो वो चेतन, मतलब अभी तो वो कॉन्शियस का मतलब अभी उसको होश है ना सर पूरी तरह से, वो सर नहीं बता रहा। क्या नहीं, क्या क्या नहीं कर रहा, वो नहीं बता रहा कि वेपन का छुपाया, लड़की को क्यों मारा, वो कुछ नहीं बता रहा। जितने भी ब्रेन ब्रेन मैपिंग ना, ये नार्को एनालिसिस, जितने भी केसेस होते हैं ना सारे, सारे केसेस में सबको चाहिए इससे कुछ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। जैसे सोडियम पेंथेनॉल क्या काम आता है, सोडियम पेंथेनॉल नहीं पता आपको? नहीं पता आपको? नार्को टेस्ट करते हैं इसके, जो इंजेक्शन लगाते हैं ना, ये सोडियम पेंथेनॉल का होता है। जिससे आदमी सब कॉन्शियस हो जाता है, उसको सोने नहीं देते, उसका दिमाग से कंट्रोल छूटता है। सब कॉन्शियस माइंड में उसे पूछते हैं कि हथियार कहाँ है, हथियार कहाँ है, बता बता बता, हथियार कहाँ है। मान लीजिए एक पेशेंट है ए, उसने एक लड़की को मारा, इसका बी का गेम और किया, और हथियार वथियार सब कहीं पे छुपा दिए, मोटिव पता नहीं चल रहा जिसका क्या है। उसे 3-4 सवाल पूछेंगे, उसके सबकॉन्शियस माइंड से इंफॉर्मेशन निकालनी है। सबसे पहले पूछा, सबसे पहले उससे जाके पूछा क्यों मारा लड़की को, तो उसने बताया कि वो बहुत गंदी है ऐसे वैसे करके, तो समझ में आया कि इनके बीच में कुछ झगड़ा है। उस इन्फॉर्मेशन को तो आप यूज नहीं कर सकते, लेकिन पुलिस वाला उस इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्या करेगा, उस इन्फॉर्मेशन के ऊपर इन्वेस्टिगेट करेगा। मान लीजिए उसने कह दिया कि उसकी माँ जो है, उसका भाई जो है वो, तो उसको इतना समझ में आ गया कि उसकी माँ या उसके भाई ने कुछ ना कुछ उसको पता है जो ये बता नहीं रहे हमें इन्वेस्टिगेशन में। दूसरी बात पूछेगा कि हथियार कहाँ है, अगर तुम उसको मारा है तो तुम उसको मारा है, हाँ मारा है। उसका अगर इसकी रिकॉर्डिंग भी आप पुलिस को कोर्ट में दे दोगे तो भी सबमिट नहीं है। सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन कोर्ट में मानी जाती है जो कि उसने, वो फैक्ट माना जाता है कोर्ट में जो उसने कॉन्शियस माइंड से दिया है। मैं अगर कोई सब कॉन्शियस माइंड से इंफॉर्मेशन कोर्ट में दे रहा हूं तो उसको नहीं माना जाएगा, ये बात याद रखिए। सब कॉन्शियसली अगर कोई चीज आप कोर्ट में सबमिट कर रहे हैं, कोई एविडेंस सबमिट कर रहे हैं, नहीं मान जाएगा। उसने पूछा हथियार कहाँ है, उसने बोला कि वो तो मैंने फेंक दिए। नींद में बोलता है उसने फेंक दिए। उसने पूछा कहाँ फेंके, उसने बोला पास वाले नाले में फेंके। इसकी रिकॉर्डिंग, जब ये पूरा नार्को टेस्ट हुआ है, प्लस पास वाला जो नाला है उसमें जो हथियार मिला, ये जाके रिलेवेंट बनता है सेक्शन 27 में एविडेंस एक्ट के। बात समझ में आई? मतलब आप फैक्ट निकालो, लेकिन फैक्ट भी वही निकालना है जब आप कॉन्शियस माइंड से ले रहे हो। अनकॉन्शियस माइंड से फैक्ट्स लेने की जो तरकीब है वो नार्कोलिसिस ब्रेन मैपिंग है। डायरेक्टली प्रोटेक्ट होती है 20-3 में, 20-3 में, 20-2 में, 3 में ना शायद, 20-3 में। उस दिन गलती से 20-2 लिखवा दिया बच्चों को, 20-3 में। 162 में भी होती ना, 162 में प्रोटेक्टेड है। बात समझ में आ रही है कैसे मेंटल फैक्ट्स जरूरी हैं?
बात समझ में आई? चलें आगे जी। देखिए इलस्ट्रेशन पढ़िए, समझाता हूं आपको। इलस्ट्रेशन निकालिए। हर इंफॉर्मेशन कोड को जो है वो नहीं चाहिए आपके, मैं आपको बताता हूँ। आप कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हो, वो इंफॉर्मेशन कॉन्शियस माइंड से होनी चाहिए। जबरदस्ती नहीं कर सकता। आरुषि तलवार, हेमराज तलवार कहाँ, आरुषि वाले केस में उसके कहाँ आई पकड़ाई में? उसके जो नौकर वो करते हैं उन सबका नार्को एनालिसिस, ब्रेन मैपिंग सब हो गया, लेकिन उन्होंने मान लिया कि हाँ हमने मारा है। लेकिन जब तक कोई रिकवरी नहीं होगी कोई चीज की, आप कितना ही देखिए, सब कॉन्शियस माइंड से आप इंफॉर्मेशन निकालिए, कोर्ट में प्रूव नहीं होगा। वही फैक्ट कोर्ट में प्रूव होंगे जो कि मेंटल कंडीशन है। जब कोई पर्सन क्या है सर, कॉन्शियस। देखिए एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच पर्सन इज कॉन्शियस, कोई मानसिक दशा जिसका भान किसी व्यक्ति को हो। सब कॉन्शियस माइंड से तुम इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते, और तुमने अगर लेने की कोशिश करी और जो कोर्ट को पता लग गया तो सीधी जमानत हो जाएगी उसकी, जमानत। समझ में आ गई बात? अलाउ नहीं है, कोर्ट की परमिशन से होता है। हाँ, और वो भी बहुत बहुत स्पेशल रिस्ट्रिक्शंस में होता है। मर भी सकता है आदमी इसमें। कुछ नहीं है, कुछ नहीं चाहिए। अक्यूज की कंसेंट चाहिए होती है, आप ये कह रहे हैं? पता नहीं, इसमें मेरे को आइडिया नहीं है। नहीं, अरे चाहिए हो नहीं चाहिए हो हमारे कोर्स में पार्ट नहीं है। अब छोड़ो। अक्यूज की कंसेंट चाहिए, शायद किसी केस में बोला है, सेल्वी में बोला है शायद ना। हाँ, किसी केस में हेल्ड किया है, चाहिए कंसेंट। लेकिन कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है, केस टू केस डिपेंड करता है। और उस तलवार में जो किया है उसने दी होगी परमिशन, करवाए ना कोर्ट ने तो। आप क्या परमिशन लेते हो? चलो परमिशन नहीं भी दी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में तो आप कर सकते हो ना। आप उसको एडमिसिबल मत करो एविडेंस को। लेकिन अपनी यहाँ की यूनिवर्सिटी ऐसी भी है जो पूरा बहुत ज्यादा टॉर्चर कर देती है। सोडियम बेंथेनॉल बहुत हेवी ड्रग होता है। हाँ, अब ऐसे नहीं होता है। देखिए अब उसकी अब अक्यूज की परमिशन लेनी जरूरी है नहीं है, देख लेते हैं। एक केस में बोला है, ये तो मुझे पता है। कौन से केस में बोला था ये गाइडलाइंस है सुप्रीम कोर्ट की। देख लेते हैं केस का नाम अगर दिया हो तो। सेल्वी। हाँ, सेल्वी में कहा है। पॉलीग्राफ के लिए नहीं चाहिए, देखिए नार्को के लिए चाहिए। कंसेंट में बेस्ड ऑन जुरिस्डिक्शन, इसमें तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, पॉलीग्राफ के लिए नहीं है। लेकिन ये जो चीज होती है ना, पुट द अक्यूज इन हाइपोनोटिक और सेडेटेड स्टेट, तो जनरली बात क्या है जो हमारे एविडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, वो ये बात है सर कि वो फैक्ट्स जब पर्सन कॉन्शियस है तो उस चीज को आप, वो जो फैक्ट्स है सर, उन फैक्ट्स को आप ले सकते हैं। एक बार आप वो पढ़िए बस। हाँ जी, इलस्ट्रेशन देखेंगे। लेट ए मैन हर्ड और सो समथिंग इज ए फैक्ट। कौन सा फैक्ट है सर ये? कौन सा फैक्ट है सर ये?
ये फिजिकल फैक्ट है। मैंने कैपेबल ऑफ बीइंग परस्यूड बाय सेंसेस नहीं समझाया क्या? मैंने नहीं समझाया ना, वाला पॉइंट का समझाया आपको? जी जी हाँ, उस वो पॉइंट समझा, तो सेकंड वाला पॉइंट समझा दिया मैंने। कैपेबल ऑफ बीइंग परस्यूड बाय सेंसेस भी लिखा हुआ है ना। अरे सर ये का समझाया मैंने भी, ये का समझाया अभी, यहाँ तक समझाया ना, ये कैपेबल ऑफ बीइंग परस्यूड बाय सेंसेस का समझाया। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब क्या होता है कि सर वो फैक्ट्स जिनको हम फिजिकल सेंसेस के थ्रू महसूस कर सकते हैं, जैसे सुनना, देखना, ठीक है, खुशबू आना, तो फिजिकल सेंसेस के थ्रू जो तुम महसूस कर रहे हो। दोबारा, एनीथिंग मतलब क्या क्या था सर? एनीथिंग का मतलब कोई भी वस्तु जिसे हम फिजिकली टच कर सकते हैं। स्टेट ऑफ थिंग मतलब कोई भी चीज एक सर्टेन ऑर्डर में है। रिलेशन ऑफ थिंग मतलब डीएनए टेस्ट वाला रिलेशन हो गया, हस्बैंड वाइफ का मैरिज सर्टिफिकेट हो गया, बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, वो रिलेशन ऑफ थिंग। परस्यूट बाय सेंसेस का मतलब देखना, सुनना, आप अपने जो भी इंद्रियां अपनी उससे महसूस कर रहे हो उस चीज को, तो परस्यूट बाय सेंसेस हो गए। लास्ट फैक्ट क्या है सर? एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच पर्सन। तो ये सब फैक्ट, ये सब फिजिकल फैक्ट है, और ये सारे नीचे वाला कौन सा है सर? सेकंड नंबर मेंटल साइकोलॉजिकल फैक्ट है। ये बात क्लियर है? इलिस्ट्रेशन में आते हैं। देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्ट्स अरेंज इन सर्टेन, ये क्या है सर? कौन सा है सर ये? स्टेट ऑफ थिंग्स, क्योंकि एक ही सर्टेन ऑब्जेक्ट में जमी हुई। दूसरा क्या है सर? परस्यूट बाय सेंसेस है, क्योंकि उस आदमी ने क्या किया है? कुछ देखा या सुना है, इसलिए वो फैक्ट क्यों है सर? परस्यूट बाय सेंसेस हुआ है वो। दैट अ मैन सेड सर्टेन वर्ड्स, परस्यूट बाय सेंसेस, उसने बोला है कुछ, देखा है कुछ, सुना है कुछ। That a man holds a certain opinion, has a certain intention, acts in a good faith, ये सब क्या है? ये सब मेंटल फैक्ट है। और मेंटल फैक्ट भी वो कौन से है सर? कि वो मेंटल कंडीशन किसी पर्सन की जब वो कॉन्शियस है। लास्ट, दैट अ मैन हैज अ सर्टेन रेपुटेशन इज ए मेंटल फैक्ट। अगेन मेंटल फैक्ट है उसका, उसकी सर्टेन रेपुटेशन है। ये बात समझ में आई? चलिए, थोड़ा सा लिखें, 2 डेफिनेशन लिखें, या फिर थोड़ा समझे, लिखा लिखा एक साथ दूंगा। जैसे मेरे माइंड में किसी के लिए ओपिनियन है, अब मेरा ओपिनियन मान लीजिए, मेरे माइंड में किसी भी फैक्ट को लेके ओपिनियन है, किसी के भी लेके सुझाव है मेरे दिमाग में, जब तक मैंने उस मेंटल फैक्ट को दिमाग में रखा है, वो क्या है आपका? जब तक मैंने उस फैक्ट को दिमाग में रखा है, तब तक वो क्या है? मेंटल फैक्ट, साइकोलॉजिकल फैक्ट। लेकिन द मोमेंट आई एक्सप्रेस सच फैक्ट, वो क्या बन गया? फिजिकल फैक्ट। इट्स अ वेरी माइन्यूट डिफरेंस बिटवीन द मेंटल फैक्ट एंड फिजिकल फैक्ट। आपके दिमाग में एक आइडिया है जिसको बोलना भी ऑफेंस है, याद रख लेना। अरे हो सकता है ना 120 के अंदर, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अंदर सोचना भी पाप है। किस किस के अंदर? जब जब वो एक्ट ऑफेंस हो, तो तुमको थोड़ा सा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पड़ेगा। डेफिनेशन बोलती है wherever two or more person do some illegal act, although the act is not illegal but it is by the illegal means। जो एक्चुअली डेफिनेशन दी हुई है, हम इलीगल की बात करते हैं सर। इलीगल 3 चीजों से बनता है। पहला, कोई भी एक्ट ऑफेंस होगा तो वो इलीगल होता है। दूसरा, प्रोहिबिटेड बाय लॉ, अगर विधि द्वारा निषेध तो क्या बनता है? इलीगल बनता है। तीसरा, ग्राउंड फॉर सिविल
एक्शन। सुनना और समझना, बहुत रिलेवेंट बात बता रहा हूँ, अब फोकस करना बिल्कुल यहाँ पे। मेरे माइंड में कोई फैक्ट है, मान लीजिए मैंने प्लानिंग कर रखी है, अरे सोचने के ऊपर सजाएगा इंडिया के अंदर, सोचने के ऊपर सजाएगा इंडिया के अंदर, तो सारे जेल में होंगे फिर तो। बैंक में गए हो, गड्डी पे नोट गिन रहा है, आपकी भी इच्छा हो गई अरे यार लूट लेते हैं, केशियर ने लॉकर खोल दिया आपके सामने गलती से, अरे यार उठा लेते हैं, मनी हाइस्ट हो जाए इंडिया में स्पेन की जगह। नहीं हो सकता क्या? तुम भी सोच लो कि बनता हूँ प्रोफेसर, करता हूँ 4 टीम हायर। तुम्हारे कभी माइंड में आया ऐसा, मनी हाइस्ट की तरह 4 टीम हायर करूँ प्रोफेसर बन के? अभी ऐसा हुआ है आपके माइंड में? कोविड के टाइम आई थी मनी हाइस्ट की सीरीज, अगर आपको पता हो तो व्हेन आई वॉज फर्स्ट एपिसोड, मैंने तो इमीडिएटली डिसाइड कर लिया था कि मैं प्रोफेसर बनूंगा इसमें। और मेरा एक कजन था जो आईआईटी में था उस टाइम, वो आके बोलता था हमेशा मुझे कि भैया प्रोफेसर के दिखते लग गए हो आजकल आप। तो मैं बोलने भी उसकी तरह लग गया था, प्रोफेसर की तरह। यस, मैंने भी सोच लिया था कि टोक्यो मेरी टीम में कौन रहेगी और बर्लिन कौन रहेगा, सारे कैरेक्टर इमेजिन कर लिए थे। जिसको नहीं पता, मनीष देखा है किसी ने? किसने नहीं देखा? मनीष में क्या होता है ना, वो एक बैंक चुराते हैं, लेकिन बैंक में ऐसा होता है कि अपनी टीम की आइडेंटिटी रिवील ना हो। जैसे चोरी करने गए तो वहां तो नाम तो बोलना ही पड़ेगा ना, तो वहां पे क्या उन लोगों ने क्या किया, शेयरों के नाम दे दिए। जैसे मैं इनको बॉम्बे बोलना चाहूँ, ये कोलकाता है मेरे लिए, आप भोपाल, आप इंदौर, आप आगरा, आप सब ऐसे सबको नाम दे दिया पर्टिकुलर। तो उसमें बर्लिन, टोक्यो और ज्यूरिक सारे थे उसमें नाम। वैसा कुछ मेरे को भी लगता था कि चोरी करूं। मेरे माइंड में था सर आइडिया, मैंने एक्सप्रेस नहीं किया किसी को अभी तक। मेरे माइंड का आइडिया है, मैंने अपने माइंड में रखा है। तो वो सर वो क्या है, मेंटल फैक्ट। अगर मैंने बात एक्सप्रेस नहीं की है, मेरे माइंड में आइडिया है, मेंटल फैक्ट। बट द मोमेंट आई एक्सप्रेस कि चलो मनी हाइस्ट करते हैं, मनी हाइस्ट मतलब लूटना है, बैंक लूटते हैं, और आप मेरी टीम के टोक्यो हो, आप मेरी टीम के ये हो, बर्लिन हो, ये सब प्लानिंग करोगे पूरी लूटने की, और बहुत परफेक्ट प्लानिंग। तो मैंने जैसे आपको ये बताया इस बंद कमरे में कि हम बैंक लूटने जा रहे हैं, मैंने अपने मेंटल फैक्ट को एक्सप्रेस कर दिया। द मोमेंट आई एक्सप्रेस दिस फैक्ट, तो ये क्या बन गया है सर, ये शारीरिक तथ्य बन गया है, ये फिजिकल फैक्ट हो गया है। बात समझ में आई? और जैसे ही ये फिजिकल फैक्ट बना, क्या बन गया, ऑफेंस। ये जो दोनों है ना सर, प्रोहिबिटेड बाय लॉ और ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन, इन दोनों के लिए पर्टिकुलर एक्ट चाहिए होता है। मतलब ये अगर आपको इन दोनों में, अगर आपको क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के इन दोनों में अगर कोर्ट ने कन्विक्ट किया इन दोनों प्रोविजंस के अंदर, तो पक्का कुछ ना कुछ एक्ट किया होगा आपने। लेकिन अगर कोर्ट ने आपको ऑफेंस वाले ग्राउंड पे कन्विक्ट कर दिया क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में, तो इसका मतलब है कि एक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इसमें कन्विक्ट होने के लिए एक्ट होना जरूरी नहीं है। बात समझ में आ रही है? मतलब अगर आप इन दोनों में, अगर ये दोनों काम में, सुनिएगा सर ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं, अगर ये दोनों काम नहीं हुए हैं, ये दोनों काम नहीं हुए हैं, सिर्फ बोला ही था किसी को, मतलब प्रोहिबिटेड बाय लॉ और ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन, ये दोनों काम नहीं हुए, उससे आपने किसी को कहा ही था, सिर्फ अपने मुंह से एक्सप्रेस ही किया था, तो आप कभी अबेटमेंट में लायबल नहीं होंगे। क्योंकि अबेटमेंट का वन ऑफ द एलिमेंट क्या है, कॉन्स्पिरेसी। दुष्प्रेरण का एक एलिमेंट जो है वो है सर आपराधिक षड्यंत्र। अगर एक्ट नहीं हुआ तो आप इन दोनों, और ये दोनों के चक्कर में आप हो, तो आप अबेटमेंट के लिए भी लायबल नहीं होंगे, क्योंकि एक्ट पूरा नहीं हुआ। लेकिन जैसे एक्ट हो गया, लेकिन अगर इसमें तो एक्ट हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑफेंस बनते ही आप क्रिमिनल कॉन्सिडरेशन में धर जाते हो। उसका एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, आप कभी 120A देखेंगे ना, उसका एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है कि जरूरी नहीं है कि इसके लिए कोई एक्ट हो, विदाउट एक्ट भी आपको लायबल कर देता है, आप बिना एक्ट के भी जिम्मेदार हैं इसमें। बात समझ में आई? मतलब कोई फैक्ट जो मेरे माइंड में है, मैं उसको रखूंगा आगे, मेरा गेम ओवर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो फैक्ट को आगे रख दो। और ऑफेंस क्या है, ऑफेंस वो सर जो कि 6 महीने से ज्यादा
पनिशेबल है। 120 बी की पनिशमेंट में देखना आप, वो ऑफेंस जो कि 6 महीने से ज्यादा पनिशेबल है उसमें फंस जाता है आदमी। जी फिजिकल फैक्ट हम इसको इस वाले सेंस में मान रहे हैं कि फिजिकल सेंस का मतलब क्या, देखिए जहां पे भी वो कह रहा है ना कि जैसे मान लीजिए कैपेबल ऑफ बीइंग परस्यूड बाय सेंसेस, आपका मुंह जो है वो भी आपके सेंस में आता है, आप इससे बोल रहे हो, कोई भी फैक्ट कहा है आपने, वो एक फिजिकल फैक्ट है, और वो है कैपेबल ऑफ बीइंग परस्यूड बाय सेंसेस के थ्रू ही वो उसको हम देखते हैं। क्योंकि देखिए आप एनीथिंग में उसको देखेंगे नहीं, स्टेट ऑफ थिंग में उसमें जाएंगे नहीं, रिलेशन ऑफ थिंग में जाएंगे नहीं, तो बचता क्या है? मेरे भी माइंड में सवाल है, लेकिन तीनों में तो नहीं जा रहा। सर का सवाल ये है, सर इसे कह रहे हैं कि सर सुनना समझना तो समझ में आया, देखना भी समझ में आया, लेकिन सर ये बोलना ये सेंसेस में कब होने लग गया? तो फिर बाकी 3 एलिमेंट देख लो आप, एनीथिंग में आएगा? एनीथिंग में कैसे आएगा? जिसको फिजिकली हम टच कर सकते हैं वो एनीथिंग होता है। स्टेट ऑफ थिंग, अवस्था, चीजों की अवस्था, रिलेशन ऑफ थिंग में भी नहीं आ सकता, तो बचता कहाँ है? बोलना कहाँ आएगा? बात समझ में आई? एनीथिंग मतलब यहाँ नहीं, परस्यूड बाय सेंसेस वाले फिजिकल फैक्ट है। परस्यूड बाय सेंसेस फिजिकल फैक्ट्स में आ रहा है, मेंटली नहीं है। आप उसको आप उसको मेंटली तो नहीं समझ रहे। परस्यूड बाय सेंसेस जो लिखा है ना सर, वो मेंटल, वो फिजिकल फैक्ट का है। मेंटल फैक्ट का जो बस जो लास्ट वाला था ना, जिसमें कॉन्शियस है कोई पर्सन, इंफॉर्मेशन दे टाइम, वो आएगा। आप समझ में आया पूरा? फैक्ट इन इशू के साथ आते हैं। 20 मिनट है अभी, फैक्ट इन इशू को लेते हैं लाइन पर। तो बताओ फिर चल रहे हो क्या मृदुल के दाल बाटी खाने? हाँ बताओ टाबरो, चले? सोचना क्या है फिर, बताओ तो फिर बताओ, दोनों चल रहे हो क्या? अच्छा खाना खिला के लाऊंगा, कोई कुछ नहीं गया आपको, चलो। सोचना क्या है इसमें? अरे भोले की प्रसादी है तो। अब खाना मान लीजिए मेरे घर में 100 लोगों का खाना बना, तो 50 60 20 40 तो मैं फालतू ही बनवाऊंगा ना, तो वो हमारे से लोगों के लिए बनवाया जाता है। हम्म, ऐसा ही होता है, भोले बाबा के भक्त तो ऐसे ही होते हैं। भोले को कौन सा सुंदर लोग पसंद है? भोले तो खुद ही ऐसे रहते हैं। भोले बाबा का श्रृंगार कभी नहीं किया जाता, आप पता नहीं क्यों करने लगे हैं ये। वो ऐसे करती है तो खुश करने के लिए भोले बाबा को, लेकिन भोले बाबा को तो ऐसे ही पसंद है। अरे जब माँ पार्वती की शादी होने वाली थी इनकी, वैसे बन के आ गए थे भूतों की बारात लेके, नहीं लेके आ गए थे? तो फिर बेइज्जती कर दी थी, तो उसको पसंद नहीं आया कि ऐसे ऐसे बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। समझ में आई थी बात कि क्यों क्यों सुसाइड कर ली थी माँ उस टाइम पे, माँ सती ने? समझ में आई बात? फिर वो इसलिए सुसाइड कर ली थी, पसंद नहीं आई बात। फिर भोले बाबा भी बहुत उसमें रहे, दुख में। हाँ स्वाति चल ले। क्या कल एग्जाम है? अरे यार पेपर, चल पेपर दे दूंगा। चलिए अब फैक्ट इन इशू की डेफिनेशन देखिए सर, सबसे टफ डेफिनेशन। तो मुझे तो लगता है फैक्ट इन इशू की डेफिनेशन 2 क्लासेस ले लेगी मेरा, लेकिन तुम समझो इस डेफिनेशन का। रटने की जरूरत नहीं है, रटने में से तो किसी को समझ में नहीं आती है डेफिनेशन। अगर तुम सोचो कि रट के इस डेफिनेशन को मैं लिख दूं और कर दूं काम, तो हो नहीं पाएगा सर। रटने से तो रटने से तो नहीं हो पाएगा। सबसे पहले लाइन बोल रहा है द एक्सप्रेशन फैक्ट इन इशू मीन्स एंड इंक्लूड्स। ये मीन्स एंड इंक्लूड्स का चक्कर तुम्हें समझा देता हूं मैं एक बार। सर जहां पे भी मीन्स लिखा रहे ना, इसका मतलब हो कि ये जो परिभाषा है
ये परिभाषा पूर्ण है स्वयं में। इंक्लूड्स का मतलब होता है नॉट एग्जॉस्टिव, वही परिभाषा अपूर्ण है। अभी दोनों चीजों को साथ में क्यों लिखते हैं? इट मीन्स एंड इंक्लूड्स, इसका मतलब बताओ मुझे कोई। जी, इसका मतलब होता है कि ये चीज जितने भी फैक्ट्स दिए हुए हैं इसको लिख लो यार, ये मीन्स एंड इंक्लूड को लिख लो थोड़ा सा। चलो थोड़ा सा ढंग की चीज लिखवाता हूँ तुमको मैं। लिखिए, देयर हैज टू बी ए हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, देयर हैज टू बी ए हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन between means and includes, between means and includes when it use the word means, when it use the word means the list is exhaustive, the list is exhaustive, the list is exhaustive, the list is exhaustive, that is classification into mental and physical exhaustive, that is classification into mental and physical exhaustive. The classification into mental and physical exhaustive. But when they write word includes, but when they write word includes, it means, when they write word includes, it means, word include, it means, it means it means the list is not exhaustive, the list is not exhaustive, the list is not exhaustive, full stop. It simply means that, it simply means that, it simply means that, it simply means that the more examples can be added, the more examples can be added, the more examples can be added, the more examples can be added. लिखिए हिंदी मीडियम वाले बच्चे, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे प्लीज, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखिए प्लीज। यहां पर सामंजस्यपूर्ण, यहां पर सामंजस्यपूर्ण अर्थान्वयन किया गया है, सामंजस्यपूर्ण अर्थान्वयन किया गया है, क्योंकि 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 अभिप्रेत और अंतर्गत, क्योंकि अभिप्रेत और अंतर्गत अंतर्गत से आशय है कि, अभिप्रेत और अंतर्गत से आशय है कि, अभिप्रेत और अंतर्गत से आशय है कि अभिप्रेत 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 का शाब्दिक अर्थ है कि, अभिप्रेत का शाब्दिक अर्थ है कि, अभिप्रेत का शाब्दिक अर्थ है कि यह सूची संपूर्ण है, यह सूची संपूर्ण है, परंतु यह सूची संपूर्ण है, परंतु वो काट देना, यह सूची संपूर्ण है और इसे मानसिक मानसिक और शारीरिक तथ्यों में विभक्त किया गया है, और इसे मानसिक और शारीरिक तथ्यों में विभक्त किया गया है, परंतु अंतर्गत शब्द से आशय है कि, परंतु अंतर्गत शब्द से आशय है कि, अंतर्गत शब्द से आशय है कि यह सूची
स्वयं में पूर्ण नहीं है, यह सूची स्वयं में पूर्ण नहीं है, और इसके अंतर्गत दिए गए उदाहरणों को आगे भी जोड़ा जा सकता है। ठीक है, आगे लिखें। चलिए 15 मिनट है अभी, इस टॉपिक के लिए 15 मिनट तो चाहिए एटलीस्ट। चलिए यहाँ पे भी इसने मीन से इंक्लूड लिखा है फैक्टरिंग इशू की डेफिनेशन में। चलिए अब समझना और फोकस करना, एक ही बार में समझ में आना चाहिए। शूज थोड़े खोलना पड़ते हैं क्योंकि दिन भर से शूज पहन के मेरे तो बिल्कुल आदत नहीं है ना, थोड़ी देर खोल देते हैं फिर वापस उठा लेते हैं। अभी मत कहना सर शूज वाले हाथ आपने बुक्स पे लगा दिए। सुनिए और समझिए फैक्टरिंग इशू क्या होता है, विवादक तथ्य क्या होते हैं, इसको सुनिए। एक डायग्राम बनाऊंगा और पूरा गेम खत्म कर दूंगा इस डेफिनेशन का। राइट, हिंदी में क्या क्या होंगे, कौन बताएगा, एक बार बताइए हिंदी में। अधिकार, अरे देख के बताओ ना, मुझे बैरेट खोलना पड़ेगा। हिंदी में पढ़ाना अभी 6 महीने पहले शुरू किया है, छोड़ो मैं खुद ही देख लूंगा। अधिकार, दायित्व, नियोक्ता। देखते चलिए। बस हो गया गेम ओवर। चलिए फैक्टरिंग इशू क्या होता है सर, हर वो तथ्य जिसको पार्टी प्रूव करना चाहती है। इस डायग्राम को समझने के पहले इधर समझिए एक चीज। मान लीजिए ए ने भरे मार्केट के अंदर बी के ऊपर 3 राउंड फायरिंग करी पिस्टल से। चार्ज फ्रेम किया, ए हैज इंटेंशन टू किल, देखिए बहुत से बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, वो करते हैं वेदर ए हैज इंटेंशन टू किल बी। जो बच्चे मेरे से नहीं पढ़े हुए वो बच्चे जवाब मत देना। वेदर ए हैज इंटेंशन टू किल बी, कौन सा सही है, ये सही है या ये सही है? क्यों? अरे दोनों में सही कौन सा है? क्यों? फैक्ट से मत जाओ, इशू फ्रेम। अभी वह सबसे चार्ज फ्रेम किया है, बेसिकली क्रिमिनल में चार्ज फ्रेम होता है, इशू नहीं होता। इशू सिविल में चार्ज फ्रेम किया है, ये चार्ज सही है, ये चार्ज सही है। चार्ज कौन सा सही है? वेरी गुड, कौन सा सही है? फर्स्ट। पढ़ा तो था परसों के दिन, आप लोगों ने थे क्लास में, क्लास ली थी, क्लास में बताया था मैंने। तो फैक्टरिंग इश्यू तो बता रहा हूं। होल्ड ऑन, शांति रखिए। मैं कहाँ फैक्टरिंग इश्यू समझाने चला गया, बेसिक ही क्लियर नहीं है, बेसिक समझो पहले। जो फैक्टरिंग इश्यू होता है
फैक्ट इश्यू सबसे बड़ा पॉइंट होता है पूरे केस का। विवादक तथ्य मतलब वो जिसपे पूरा केस फाइल हो रखा है। विवादक तथ्य का मतलब क्या सर? वो चीज जिसके ऊपर पूरा केस कंटेस्ट किया जाएगा और सारे रिलेवेंट फैक्ट से आप किस चीज को प्रूव करोगे? सिर्फ इस चीज को। दो तरह के इश्यूज हम क्रिएट करते हैं जिसको हम चार्ज कहते हैं। क्रिमिनल में हम लोग चार्ज बोल देते हैं, सिविल में हम लोग इशू बोलते हैं। अगर आप सिविल की बात कर रहे हैं तो सिविल में कुछ इश्यूज बनते हैं कुछ ऐसे जो कि इंट्रोगेटिव होते हैं। लेकिन क्रिमिनल में जब आप इश्यूज बनाते हो या जिसको हम चार्ज कहते हैं, क्रिमिनल में जब आप चार्ज फ्रेम करते हो तो हमेशा अफर्मेटिव होते हैं, सकारात्मक रूप में होते हैं। मेरिट देखिए, देखिए फैक्ट इन इशू के नीचे इलस्ट्रेशन। ए इज द अक्यूज्ड ऑफ मर्डर ऑफ बी एट द ट्रायल। कौन कौन से इश्यूज फ्रेम हो रहे हैं? दैट ए कोज, समझ में आई बात? सारे अफर्मेटिव हैं, नेगेटिव आपको इंट्रोगेटिव दिख रहा है क्या? तो ये हमारा सिविल का है सर। सिविल के इश्यूज ऐसे फ्रेम होते हैं और क्रिमिनल के चार्जेस ऐसे। पहली बात क्लियर। दूसरी बात, ये आपका फैक्ट इन इशू है। क्या है ये आपका? 3 गोली मारी 4 गोली मारी वो छोटी अलग बात है। इधर देखिए, अब रिलेवेंट फैक्ट क्या क्या होंगे? सुनिए सर जल्दी जल्दी। पहली बात ये कि डॉक्टर ने जो रिपोर्ट दी है, बैलिस्टिक रिपोर्ट, सेक्शन 45 में रिलेवेंट है। इन दोनों के बीच में पहले से झगड़ा भी हो रखा था, सेक्शन 7 का मोटिव आ गया। प्रिपरेशन भी करी इसने, सेक्शन 7 में रिलेवेंट है। मोटिव, प्रिपरेशन, कंडक्ट। 8 7 में क्या था? ओकेशन, कॉज, इफेक्ट। सॉरी, ये भी 8, ये भी 8। ओकेशन क्या मिला? कि वो अकेला था। ओकेशन, उसका कोज क्या हुआ? डेथ। इफेक्ट क्या हुआ? पुलिस रिपोर्ट। ये हर एक रिलेवेंट फैक्ट क्या कर रहा है सर? ये हर एक रिलेवेंट फैक्ट इट वांट्स टू प्रूव दिस फैक्ट इन इशू। एविडेंस में आपका काम क्या है? सिर्फ फैक्ट इन इशू को साबित करना। कभी आप रिलेवेंट फैक्ट प्रूव करने नहीं जाते हो, वो ऑटोमेटिकली कोर्ट मानता है कि हाँ ये रिलेवेंट फैक्ट है। आप उसको प्रूव करने जाते हो क्या? कि सर ये बैलिस्टिक की रिपोर्ट है सर, देखो साबित करना चाहता हूं कि ये रिपोर्ट प्रूव सही है। कोर्ट को पता है भाई, चिल्लाने की जरूरत नहीं है, 45 में आता है, हमें पता है। समझ में बात? सर मोटिव है, मोटिव देखो सर, मोटिव हाँ मान लिया मोटिव है, तो कोर्ट अपना मोटिव मान लेंगे हाँ ये रिलेवेंट है। बस चिल्लाने की जरूरत नहीं, चिल्ला चूट करने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आती है? आप सारे फैक्ट से क्या चीज प्रूव करना चाहते हो? फैक्ट इन इशू। अब इस डेफिनेशन का मैजिक दिखाऊं तुम्हें मैं। कोई पार्टी चाहती है कि उसके राइट का या उसके राइट का या उसके राइट का नेचर या उसके राइट का कहानी में ट्विस्ट। अरे सर मालूम पड़ता है ये ए बेचारा 6 साल का है। किस साल का है? 6 साल का। जैसे ही ए का मतलब पड़ा बेचारा 6 साल का है, तो वो जो राइट है डोलिन कैपेक्स 82, वो राइट का क्या बता रहा है? एग्जिस्टेंस। दूसरी पार्टी बोल रही है कि सर दिखने को 6 साल का है बच्चा, गलत डेट ऑफ बर्थ डाल रखी है, इस बच्चे की उम्र असली उम्र 7.5 8 साल है। दूसरी पार्टी क्या बता रही है? राइट नॉन एग्जिस्ट कर रहा है। आप बता रहे हो सर राइट का नेचर ऐसा है, दूसरी पार्टी बता रही नहीं राइट का एक्सटेंट यहां तक है, फर्जी सर्टिफिकेट लगाया इसने। कोई पार्टी बता रही कि सर इसकी लाइबिलिटी एग्जिस्ट करती है, वहीं वो बच्चा बोलता है मेरी लाइबिलिटी। दूसरी पार्टी बोलती है मेरी लाइबिलिटी का नेचर ये है, तीसरी पार्टी बोलती है मेरी लाइबिलिटी का एक्सटेंट ये है। तीसरी बात कि मैं डिसेबल हूं, मैं निर्योग्य हूं, इस डिसेबिलिटी को क्या ले रहा है सर? एग्जिस्टेंस। दूसरी पार्टी बोल रही कि इस डिसेबिलिटी का क्या होना चाहिए? इस डिसेबिलिटी की नेचर ये है, दूसरी पार्टी बोलती है इसका एक्सटेंट ये है। बात समझ में आई? कि फैक्ट इन इशू वो फैक्ट जिसमें हर पार्टी एक अधिकार बता रही है कि वो एग्जिस्ट करता है, नॉन एग्जिस्ट करता है, नेचर क्या है, एक्सटेंट क्या है, कैसे रेफरेंस को रीड करना है और कैसे एविडेंस को समझना है। हमारा एविडेंस पढ़ा हुआ होगा, व्हाट्सोएवर तुमने पढ़ा होगा, लेकिन एविडेंस को ऐसे पढ़ा जाता है।
ये जो राइट है ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये राइट एग्जिस्ट करता है। अभी तुमको समझ में कितना आएगा आई डोंट नो, मैं क्या समझ में आया मुझे नहीं पता, बस पढ़ा दिया मैंने, उसको मैं दोबारा पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। सो थोड़ा थोड़ा तो दिमाग में बैठा होगा, थोड़ा सा एविडेंस समझ में आने लगा है कि हम किस बात पे बहस कर रहे हैं एविडेंस की। अब एक बार डेफिनेशन पढ़ लो तुमको पूरा समझ में आ जाएगा। Fact and issue. The expression fact and issue means and include any fact which either by itself or in connection with other fact, the existence, non-existence, nature, extent, right, liability, disability, asserted or denied in any suit or proceeding, necessary follows. समझ में आई बात? और जो बात बता रहा था ना मैं आपको, एक बार हिंदी में पढ़ लेता हूँ। ऐसा कोई भी तथ्य जिस अकेले ही अन्य तथ्यों के संसर्ग या किसी ऐसे अधिकार, दायित्व या नियोक्ता के जिसका किसी वाद या कार्रवाई में प्राख्यान या प्रत्याख्यान किया गया है, अस्तित्व, अनस्तित्व, प्रकृति, विस्तार की उत्पत्ति अवश्यों में होती है। समझ में आई बात? इसको हम लोग क्या कह देंगे? इसको हम कह देंगे प्राख्यान, प्रत्याख्यान। प्राख्यान, नोट प्रत्याख्यान, अस्तित्व, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, सॉरी माय मिस्टेक। अस्तित्व, अनस्तित्व, प्रकृति, विस्तार। तुम्हारा राइट एक्सटेंड कर रहा है, बोलोगे हाँ, दूसरी पार्टी क्या करेगी? मना ही करेगी ना कि कोई राइट एक्सटेंड नहीं है सर इसका। पूरे एविडेंस और फैक्ट्स इसी पे दिए जा रहे हैं। और जो मैंने सीपीसी की बात बताई ना कि सीपीसी में अफर्मेटिव होता है, ये होता है, वो होता है, सब देख लो, एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है, नीचे लिखा है ना कि सीपीसी में क्या होता है। सर इधर क्या होता है? फैक्ट एंड इश्यू होता है, और सीपीसी में क्या होता है? इश्यू ऑफ फैक्ट। देखिए नहीं लिखा, अब सब कुछ बैरेक में दिया हुआ है, तुमको क्या पढ़ना है? एग्जाम नहीं रुकेगा, तैयारी कायदे से करोगे तो, और कोई एग्जाम नहीं रुकेगा। देखिए क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, मैं आपको दिखा देता हूं स्पष्टीकरण। जब भी कोई न्यायालय विवादक तथ्य को सिविल प्रक्रिया संबंधित किसी तत्समय प्रवर्त विधि के उपबंधों के अधीन अभिलिखित करता है, तो ऐसे विवादक के उत्तर में जिस पर तथ्य का प्राख्यान या प्रत्याख्यान किया जाना है वो विवादक तथ्य है। तो वो क्या है सर? फैक्ट एंड इश्यू। That's all for today. थोड़ा सा दिमागी एक्सरसाइज हुई है आपकी। देखिए मैं लिखाने में तो एक पल में लिखा दूंगा, और आधी चीजें नहीं भी पढ़ाऊं तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा सर ने क्या क्या छुड़वा दिया है। तुमको पता नहीं लगेगा ना कि सर ने छुड़वा क्या क्या दिया है। तुम तो ऐसे चल जाएगा, हाँ सर बहुत अच्छा, गजब सर गजब कोर्स हो गया, टाइम पे कोर्स हो गया। आधी चीज मैं पढ़ाऊंगा नहीं, फिर क्या मतलब है? रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होता ना फिर वो काम। जब आप रिजल्ट के लिए पढ़ते हैं ना सर, तो फिर गजब पढ़ते हैं। और सिर्फ ऐसे ही पढ़ना है कि हाँ भाई पिताजी गद्दी संभालनी, छोटा मोटा